साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन अतिसंयुग्मन की। इसे 1935 में बेकर और नेथन ने दिया था, इसलिए इनके नाम पे इसको हम बेकर नेथन प्रभाव भी कहते हैं। अतिसंयुग्मन एक सामान्य सी स्थायीकरण अन्योन क्रिया है और इसमें असंतृप्त निकाय के परमाणु से सीधे बंधे एल्कल समूह के CH आबंध अथवा सहभाजित पी कक्षक के सिग्मा इलेक्ट्रॉन या निकटवर्ती असंतृप्त निकाय अथवा असहभाजित पी कक्षक के साथ आंशिक संयुग्मन दर्शाती है। यह एक स्थायी प्रभाव है। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। आप यहाँ देखें, यहाँ पे एथिल धनायन का उदाहरण दिया गया है। तो जैसा कि एथिल धनायन में आपको पता है, दोनों कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और उनमें से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो उस पर एक धनावेश आ जाता है, एक हाइड्रोजन निकल जाती है, ये एथिल धनायन है। तो इसमें आप देखें तो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, sp3 संकृत कार्बन रहता है, तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और दूसरे में केवल 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इसका एक जो p ऑर्बिटल है वो रिक्त रहता है। तो ऐसे में जो निकटवर्ती कार्बन है, कार्बन पर स्थित जो CH बॉन्ड के सिग्मा बंध इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस खाली पी कक्षक से संयुग्मन करते हैं, यानी इस पे आते जाते रहते हैं। यहाँ से इस पे आए, यहाँ से इस पे आते हैं। इस तरह से इसकी अलग अलग संरचनाएं बनती हैं। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म इस पे पहुँचता है तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है और H धनायन बन के यहाँ पे बन जाता है। यहाँ का बंध खत्म हो जाता है, यानी ये बंध रहित अनुनाद की स्थिति बन जाती है। इसे हम आबंध रहित अनुनाद भी कहते हैं। यहाँ इसको देखिए किस तरह अपन दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो CH बॉन्ड है उसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन रिक्त पी कक्षक पर स्थानीकृत हो जाती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ मान ली इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकले और इसके पाई बॉन्ड पर पहुँच माने इसके पाई के रिक्त पाई कक्षक पर पहुँचेंगे तो ये H का और कार्बन का कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, इस पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह से अब दूसरे CH बॉन्ड पर ये हो सकता, पहले वाले पे ना होगा, इस पे होगा, तो ये कंडीशन रहेगी, ये H अलग हो जाएगा और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तीसरे के साथ भी ये हो सकता है। तो इसमें भी आपका ये आबंध रहते हैं, जहाँ बना रहेगा। अब ये जरूर है कि ये इसी स्फीयर में रहते हैं, H कहीं बाहर नहीं जाता, इसके पास ही रहता है, लेकिन इसके बीच जो सिग्मा बॉन्ड बना था वो बॉन्ड यहाँ नहीं रहता है, इसलिए ये आबंध रहित अनुनाद भी कहलाता है। इसमें जो यहाँ का CH बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो विस्थानीकृत यानी डीलोकलाइज्ड होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप जो अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जो अलग अलग संरचनाएं प्राप्त होती हैं, इसके परिणाम स्वरूप जो धनायन है उसका स्थायित्व तो बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो धनावेश का विस्थानीकरण होता है ये इसके स्थायित्व को बढ़ाने में मददगार है, इसीलिए इसको हम स्थायीकरण अन्योन क्रिया कहते हैं। सामान्यतः जो धनावेशित कार्बन परमाणु है उससे संयुक्त एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने पर अतिसंयुग्मन अन्योन क्रिया अधिक होती है और जिससे कार्बन का जो कार्ब धनायन है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। उसका कारण ये है, जैसे आप यहाँ ये क्रम दिया है, जो तृतीय कार्बन में जुड़े हैं, यानी एक कार्बन से 3 मेथल समूह जुड़े हुए हैं,
तो इस कार्बोधनायन में क्या होगा, इसके लिए इस कार्बोधनायन को कितने अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6 और 3 9। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन प्राप्त हैं, यानी 9 CH बॉन्ड इसके पास हैं, जिनके सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करके अनुनाद कर सकता है। यानी इसमें 9 अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं, इसलिए ये सबसे अधिक स्थायी है। इसमें देखें, इसमें 2 CH2 CH3 समूह 2 जुड़े हुए, तो इसमें 3 दूनी 6 सिग्मा, यानी इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं और 6 CH बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये इसमें 6 संरचनाएं संभव है। इसमें 3 संरचनाएं संभव है क्योंकि एक CH3 जुड़ा है। इसमें एक भी नहीं है, तो इसमें अतिसंयोजन की कोई संभावना नहीं होती है, इसलिए ये सबसे कम स्थायी है। इस तरह से हम स्थायित्व का क्रम दे सकते हैं। आप एक बात और यहाँ पे ध्यान देने की है, एल्कीन तथा एल्काइन या एल्किल एरीन, इनमें भी अतिसंयोजन की संभावना रहती है। जैसे हम एल्कीन की बात करें, तो यहाँ पे बात करें हम प्रोपीन की, तो जो प्रोपीन है इसमें एक डबल बॉन्ड रहता है। तो इस डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये आपने नंबर मान लें इसको C1 C2 और C3, तो C1 और C2 पे डबल बॉन्ड है। तो जो C1 C2 का जो पाई बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये इस वाले से स्थानीयकृत हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जो CH बॉन्ड है, इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन है, इनमें अनुनाद होता है। इससे भी अतिसंयुग्मन संभव है। देखिए इस तरह से कितनी संरचनाएं इसमें बनती हैं, इसका भी आंशिक आयनीकरण होता है। यहाँ पे जो CH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पहुंच जाएगा, और जो H है वो बंद कार्बन से अलग हो जाएगा। इस पे चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, इसलिए H धनावेश इस पे रहेगा। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन पे आ जाएंगे, तो इस कार्बन पे यहाँ पे आपको ऋणावेश प्राप्त हो जाएगा, और ये जो यौगिक है वो आंशिक रूप से आयनित हो जाएगा। ये जो इस हाइड्रोजन के साथ हुआ, यही प्रोसेस आपके दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी हो सकती है। तो जी इस वाले हाइड्रोजन के साथ होगी तो इस तरह संरचना बनेगी। ये इस तरह से ये वाला H अलग हो जाएगा, और बाकी इसका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पहुँच जाएगा, और इसका जो पाई का इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह से ये संयुग्मन यहाँ होता है, ये संरचना बनती है। अब तीसरे हाइड्रोजन के साथ भी ये चीज़ संभव है। यहाँ पर तीसरे हाइड्रोजन के साथ भी बना लीजिए। अच्छा ये नीचे दिया है, अच्छा अब एक काम करें, इसको एक को जोड़ दीजिए, ऊपर वाले को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो ये तीनों के साथ एक एक संरचना बन सकती है। तो इस तरह से इसकी 3 अनुनाद संरचनाएं होंगी, और इसके फलस्वरूप इसका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। इस तरह से ये एल्कीन में भी अतिसंयुग्मन संभव है, और इसमें जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, जो यहाँ पे आ रहे हैं C1 C2 C3 के बीच में, और जो C1 C2 का जो पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन युग्म C1 पे पहुंच रहे हैं। इस तरह से C1 पे माइनस आवेश ऋणावेश आ रहा है, और H पे धनावेश आ रहा है, और ये बंधन रहित अनुनाद की स्थिति बन रही है। और इसमें चूंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है इनके पास, तो ये 3 अलग एक एक हाइड्रोजन के साथ 3 अलग अलग संरचनाएं बन सकती हैं। इस तरह से ये अतिसंयुग्मन हो जाता है। एरीन्स में भी ये संभव है। जो
एल्कल एरीन है, मतलब इसमें एरीन में एक एल्कल समूह जुड़ा हुआ है, तो चूंकि एल्कल समूह के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और जो अल्फा हाइड्रोजन वाला सी एच बॉन्ड होता है, वो जिस तरह से इसमें प्रोपीन में उसने पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ स्नेह संगमन किया, वो एरीन्स में भी संभव है। जिस तरह से आपने यहाँ किया उस तरह से आप एरीन में भी कर सकते हैं। मान लीजिए टॉलुइन है अगर, तो टॉलुइन की बात करते हैं, तो टॉलुइन के जो सी एच थ्री बॉन्ड के जो 3 सी एच बॉन्ड हैं, और इसके आप अलग अलग कर लीजिए इनको। देखिए आप अपनी उस कॉपी बनाइए इस तरह से। ये 3 हाइड्रोजन हैं, तो इसमें भी 3 संरचनाएं बन सकती हैं। इसको जी इसका जो सी एच बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज्ड होगा, और जब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो इसका जो डिलोकलाइज्ड होकर इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी अलग अलग संरचनाएं बन सकती हैं। ऋण आवेश आ जाएगा यहाँ पे आपका सी एच और एक एच आपका बाहर रहेगा। तो इस तरह से एल्कल एरीन्स में भी संगमन संभव है। अब इसके अनुप्रयोग देखें। आप यहाँ ऊपर भी बता चुके हैं का जो तृतीयक कार्बन पे बना जो धना है, यानी एक सी से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, और इस पर जो धनावेश है सबसे अधिक स्थायी रहेगा, क्योंकि इसमें 3 तरह का 9 CH बॉन्ड होते हैं, जो ऊपर ही बात कर चुके अपन। तो ये एथिल धनायन की तुलना में अधिक स्थायी रहेगा, जबकि जो मैथिल धनायन है ये सबसे कम यानी न्यूनतम स्थायित्व वाला होगा, क्योंकि इसके पास कोई अल्फा यानी इसके पास संयुग्मन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन है। अब बात करते हैं हम व्युत्क्रमित अतिसंयुग्मन की, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर जैसा कि अतिसंयुग्मन होता है यदि उसका उल्टा हो जाए। अभी जो सिग्मा बॉन्ड थे, वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो सिस्टम में आते थे, यानी जो कार्बन चेन है उसके अंदर आते थे। अब इससे उल्टा होगा, उसमें कार्बन चेन के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कार्बन से जुड़े अल्फा समूह में जाएंगे, यानी जो ओलिफेनिक तंत्र है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगी। संयुग्मन की प्रोसेस में क्या था, आपका यहाँ से जो सी एच बॉन्ड में जो हाइड्रोजन से जुड़ने वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, आपकी कार्बन चेन में जा रहे थे। ओलिफेनिक तंत्र में इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे थे। इसमें इसके विपरीत होगा। इसमें ओलिफेनिक तंत्र के जो असाइन जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर की ओर जाएंगी, यानी इसमें जो बंधन रहित परमाणु होगा वो ऋणावेशित होगा। संयुग्मन में बंधन रहित परमाणु यानी जो H परमाणु था वो धनावेशित होता था, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे, ये अपना इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देता था। जबकि इसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में इसके उल्टा होता है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे जो जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं इस बॉन्ड के, मतलब इसको हम भी C1 C2 C3 नाम दे दें, तो जो C1 C2 बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर C2 C3 के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पर जो CCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको लेकर के क्लोरीन अलग हो जाएगा। इस तरह से Cl माइनस हो जाएगा और इस कार्बन पे आपको प्लस आ जाएगा। तो इसमें संयुग्मन के विपरीत ओलिफेनिक तंत्र से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यानी यहाँ पे इसका प्रभाव कैसा होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे आपके
जो तंत्र है, तंत्र में से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर मुक्त होते हैं। अब हम बात करें एल्किनों के स्थायित्व की। एल्किनों के स्थायित्व पर अतिसंगमन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो एल्किनीकृत एल्कीन है तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी होते हैं। एल्किनीकृत एल्कीन का मतलब जिस एल्कीन यानी डबल बॉन्ड के पास में अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी इसमें एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे इससे एक अल्फा हाइड्रोजन माने एक मेथल समूह जुड़ा है, इसलिए इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसका स्थायित्व तो बढ़ जाता है। जबकि एथीन के पास ऐसा नहीं है, तो उसका स्थायित्व इसकी तुलना में कम रहता है। तो एल्कीन का स्थायित्व एल्कीन की तुलना में कम होता है। इसका कारण होता है एल्किल एल्कीन में अतिसंयुग्मन होना। इसके हम उदाहरण देख सकते हैं। आप यहाँ देखें, मेथिल प्रोपीन और ब्यूटूइन की बात करें तो इनमें हम पाते हैं कि इनका जो स्थायित्व है वो जिसमें ज़्यादा CH बॉन्ड अल्फा कार्बन पे होंगी वो ज़्यादा स्थायी है। जैसे यहाँ देखें आप, मेथिल प्रोपीन की बात करें तो एक ये प्रोपीन है, यहाँ से इस पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ डबल बॉन्ड के पास में आप C1C2 कार्बन के पास 2 CH3 जुड़े हुए हैं, यानी इसके पास 6 CH बॉन्ड हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इनके पास 6 CH बॉन्ड है। नहीं, इसमें अतिसंयुग्मन की 6 संरचनाएं बन सकती हैं। इसके पास भी यही है, एक मेथिल समूह इस कार्बन से जुड़ा, एक मेथिल समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी इसमें भी 6 संरचनाएं बन सकती हैं। लेकिन आप इसको देखें ब्यूटीन को, तो इसमें आपके केवल 3 CH बॉन्ड है, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए अतिसंयुग्मन की जो संरचनाएं बनेगी इसमें 3 बनेंगी, तो 3 की तुलना में 6 वाला जो है तंत्र ये ज़्यादा स्थायी होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिसमें अधिक संयुग्मन होगा, यानी जिसमें अधिक संभावना होगी संयुग्मन की, अधिक संरचनाएं बनने की संभावना होगी, वो अधिक स्थायी होगा। और संयुग्मन की जो संरचनाएं हैं उनकी संख्या आपके अल्फा हाइड्रोजन पर निर्भर करती है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास। अब इसका एक और अनुप्रयोग है, एल्कीनों की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा पर भी इसका अतिसंयुग्मन का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ देखें, ये इस यौगिक का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 ब्यूट है, 2 मेथिल 2 2 3 डाइमेथिल ब्यूट 2 इन है। इसमें आप देख रहे हैं जो C डबल बॉन्ड C है, इसमें दोनों तरफ, इसमें देखिए 3 और 3 6 इस तरफ है अल्फा हाइड्रोजन और 6 इस तरफ है अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें कुल 12 अल्फा हाइड्रोजन है और इसकी जो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा है वो है 26.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो इसमें इस कार्बन के एक तरफ कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं और दूसरे वाले कार्बन के इस तरफ है 3, तो कुल 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है और इसकी जो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा है वो 26.9 किलो कैलोरी है, यानी पहले वाले से थोड़ी सी अधिक है। अब इस तीसरे उदाहरण को देखें, इसके पास इस कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 3, तो इसकी जो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा है वो है 30.1 किलो कैलोरी प्रति मोल, तो इसमें और अधिक है।
इसमें देखें आप प्रोपीन उसमें एथीन में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसकी हाइड्रोजन कण ऊष्मा 32.8 है। तो इनको देखने से हमें ये समझ में आता है कि जिसके पास जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन हैं, यानी जिसके पास जितने अधिक अतिसंयोगन की संभावना है, उसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा उतनी ही कम है। यहाँ पे आप एथीन के पास, जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण इसमें अतिसंयोगन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा सबसे ज्यादा है। अर्थात इनका जो स्थायित्व है उसका क्रम ABCD होगा, यानी सबसे ज्यादा अतिसंयोगन वाली जो संरचना है वो सबसे अधिक स्थायी होगी, और जो सबसे कम अतिसंयोगन संभावना वाली संरचना है उसकी स्थायित्व तो सबसे कम होगा, और जो जिसका स्थायित्व कम होगा तो उसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा बढ़ेगी। इस तरह से हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का क्रम इसके विपरीत होता है। इससे बंध लंबाई पर भी प्रभाव पड़ता है। अतिसंयोगन से C2C3 बंध की लंबाई भी घट जाती है। यहाँ पे C1 C2 C3 इस तरह मान लो C1 C2 तो हो गया डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और C3 उसके बगल वाला हो गया अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन। तो यहाँ पे यदि हम इस योग को देखें, प्रोपीन को देखें, तो इसकी C2C3 की लंबाई 1.49 एंगस्ट्रम, यानी 149 पिकोमीटर, जो कि सामान्य कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से की लंबाई 154 पिकोमीटर यानी 1.54 एंगस्ट्रम की तुलना में कम है। वैसे सिंगल बॉन्ड की जो सैद्धांतिक लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1.54 एंगस्ट्रम। लेकिन अधिसंयुग्मन के कारण ये लंबाई कम हो जाती है, क्योंकि इसमें आंशिक रूप से इसमें पाई बॉन्ड बन जाते हैं। कुछ समय के लिए इसमें डबल बॉन्ड रहता है, इसलिए इसमें द्विबंध के गुण आ जाते हैं और इसकी बंध लंबाई कम हो जाती है। इस तरह से ये अतिसंयुग्मन की बात लगभग हो गई है, और इसके एग्जाम्पल्स और हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए, कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कौन सी बात समझ में आ रही है, कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है। इस पर कमेंट जरूर करिएगा। यदि इसके पहले के वीडियो आपको देखना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इकट्ठे सारे दिख जाएंगे।